सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर आज जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है आपसे, कितना है भाई बताइए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन रहने वाला है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शंस। और जो मरुस्थल है, अगर बात करें मरुस्थल, तो ये मरुस्थल किसका भाग है? पेलियो आर्टिक अफ्रीका महाद्वीप का भाग। पेलियो आर्टिक अफ्रीका महाद्वीप का भाग। ठीक है, और जो मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल है ये भारत में कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है? मरुस्थल का 85%। ठीक है, या फिर मरुस्थल का जो पाकिस्तान में कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है? पाकिस्तान में तो 15%। और भारत में जो मरुस्थल है इसे कहा जाता है थार, और पाकिस्तान में मरुस्थल को जाना जाता है चोलिस्तान के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से। और भारत के किन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि भारत के किन राज्यों में मरुस्थल का जो विस्तार है। तो राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, इन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है। और भारत के कुल मरुस्थल में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या करोगे बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भारत के कुल मरुस्थल में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है, तो कितना भाग विद्यमान है? 62%। ठीक है, भारत के कुल मरुस्थल में राजस्थान का 62% भाग विद्यमान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत के कुल मरुस्थल में राजस्थान का 62% भाग विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। तो पूछा जा सकता है कि जो मरुस्थल है किसका भाग है? तो पेलियो आर्टिक अफ्रीका महाद्वीप का भाग माना गया है। और भारत में इसका कितना परसेंट भाग विद्यमान है? 85%। और पाकिस्तान में है 15%। ठीक है, भारत के किन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2 कि राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम में यानी बड़े से छोटे की ओर। किस क्रम में? बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए इसे आप। पहले तो बताइए, जो खोक की चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। कहां पर है चोटी? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट दे रखा है आपको बाबाई। तो बाबाई की चोटी की ऊंचाई कौन बताएगा? कितने मीटर है? 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर है। और ये चोटी कहां पर है? झुंझुनू। कहां पर है भाई? झुंझुनू में स्थित। नेक्स्ट है तारागढ़ और ये है 873 मीटर। और कहां पर ये चोटी? अजमेर में। इसके अलावा ऋषिकेश, इसकी चोटी की ऊंचाई है 1017 मीटर। और कहां पर पूछा है कि घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बड़े से छोटे क्रम की ओर हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले कौन सी चोटी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसमें? ऋषिकेश की 1017 मीटर, चौथा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आएगी फिर दूसरे नंबर पर खो 920 मीटर। ठीक है, 1। और उसके बाद आएगी तीसरे नंबर पर तारागढ़
873 मीटर और बाबई की चोटी 780 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, यानी बड़े से छोटे क्रम की तरफ बढ़ना है ना, तो सबसे ऊंची चोटी ऋषिकेश की 1017 मीटर और दूसरे नंबर पर आएगी खोक की चोटी 920 मीटर एक। ठीक है, और फिर आएगी तारागढ़ की 873 मीटर, तीसरा ऑप्शन। और अंतिम रूप में आएगी बाबई की चोटी, यह है 780 मीटर, कहां पर है, झुंझुनू में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन रहने वाला है। घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है या फिर बढ़ते हुए क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 कि निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे। निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है। पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है, देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन होगा। कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये तो आते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जबकि यहाँ पर एक ऑप्शन रखा है माउंट आबू, और माउंट आबू आप सभी जानते हैं सिरोही में है और ये किसका भाग है, दक्षिण अरावली का भाग है। कौन सी अरावली का भाग है, दक्षिण अरावली का भाग है। ठीक है, माउंट आबू की चोटी कहाँ पर है, सिरोही में। कहाँ पर है ये माउंट आबू, सिरोही में, और सिरोही दक्षिण अरावली का भाग है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन रहने वाला है। पूछा गया है कि पूरी मैदानी का भाग नहीं है, तो माउंट आबू। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, शेर से नीचा पूछा है और अचलगढ़ से ऊंचा पूछा है। शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस हैं। बताइए भाई, राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है वे कौन सी है, गुरु शिखर। पहले नंबर पर आती है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और दूसरे नंबर पर आती है शेर, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और तीसरे नंबर पर आती है देलवाड़ा। कौन सी थी, देलवाड़ा की चोटी, यह है 1442 मीटर। और चौथे नंबर पर आती है जरगा, और जरगा की चोटी की ऊंचाई है 1431 मीटर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन कि शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा। देख लीजिए, अब शेर से नीचा और अचलगढ़ से ऊंचा। एक और लिख देती हूँ यहाँ पर अचलगढ़। अचलगढ़ की जो चोटी है 5वें नंबर पर आती है अचलगढ़। अचलगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया गया है कि शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा हो। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर देलवाड़ा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वह होगा जरगा। ठीक है, जरगा की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर है ना। ठीक है, और खो की आप सभी जानते हैं 920 मीटर है, जयपुर में है ये चोटी। और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। ठीक है, और सायरा की 900 मीटर उदयपुर में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया क्या। ठीक है, क्या पूछा है कि शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा। तो शेर से नीचा कौन सा है, देलवाड़ा तो ऑप्शंस में दे रखा नहीं है, और अचलगढ़ से ऊंचा पूछ रहा है तो जरगा। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए भाई कि कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप राइट आंसर दीजिएगा, क्या करने वाले हैं। कि कौन सा पर्वत, क्या पूछा है कि कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए भाई क्या करने वाले हैं। रोजा भाकर ये भी जालोर में है, झाल भी जालोर में है, इजराना भाकर ये भी जालोर में है, लेकिन जो गोगुंदा की पहाड़ी है ये है उदयपुर में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। कौन बताएगा रोजा भाकर की चोटी की ऊंचाई। क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रोजा जो भाकर है इसकी जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 730 मीटर। और इजराना जो भाकर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 839 मीटर। ठीक है, तो ये चोटी कहाँ पर है, जालोर में। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि मारवाड़ में दामनी क्या है। दामनी क्या था,
मारवाड़ में दामड़ी क्या था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस है। दामड़ी क्या है भाई, किसका प्रकार है? ये ओढ़नी का प्रकार। इसी प्रकार से आपको लुगड़ा भी दिया जा सकता है कि लुगड़ा किसका प्रकार है, तो ये भी एक ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार। ठीक है, लुगड़ा किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार। या फिर दामड़ी किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कौन बताएगा कि निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा किला आता है? मरुस्थलीय पूछा है यहाँ पर। ऐसा कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग आता है मरुस्थलीय किले की श्रेणी में। जबकि जो गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये आता है जल दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, गिरि दुर्ग का उदाहरण है। नाहरगढ़ का किला है, ये भी गिरि दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। जबकि जूनागढ़ दुर्ग आता है धानवन दुर्ग, यानी ये आता है मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी में। और जो जूनागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है जूनागढ़ दुर्ग? बीकानेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा जमींद्रा जेवर दुर्ग, इसे जाना जाता है जमींद्रा जेवर दुर्ग के नाम से भी। इसके अलावा जयमल और पत्ता, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्ति कौन से दुर्ग में है? तो जूनागढ़ दुर्ग में। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्ति कौन से दुर्ग में है? तो जूनागढ़ दुर्ग में। और जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन था पंडित दीनानाथ शर्मा का? कि सुना है कि यहाँ की दीवारों के कान होते हैं और यहाँ की दीवारें बोलती हैं। तो कथन भी आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे रहने वाला है ए ऑप्शन। ठीक है, जूनागढ़ जमीन दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? बताइए भाई, उप आर्द्र पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। कोपेन के अनुसार थोड़ा ना पूछ रहा है वो, सामान्य रूप से दिया गया है कि निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र कहाँ पाई जाती है? उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर और टोंक। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन रहने वाला है। तो इसे देख लेते हैं एक बार कि जो सामान्य रूप से जो राजस्थान की जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। शुष्क, एक तो है शुष्क जलवायु, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु, इसके अलावा उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए थे अभी, तो यहाँ पर आपको जिलों के नाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर ये किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो शुष्क जलवायु। ठीक है, या फिर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ठीक है, जालोर, पाली, ये कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो अर्ध शुष्क जलवायु में। या फिर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जैसे कि हो गया कोटपुतली, भैरोर, खेरतल, तिजारा, अलवर, अजमेर, ब्यावर, या फिर जालोर, पाली, शिरोई, ये आते हैं उप आर्द्र जलवायु में। ठीक है, और आर्द्र जलवायु में राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये आते हैं आर्द्र जलवायु में। और अति आर्द्र जलवायु में आते हैं राजस्थान का बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलोमर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सामान्य रूप से पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो होने वाला है डी ऑप्शन, क्योंकि जयपुर, अजमेर और टोंक ये कौन सी जलवायु में आते हैं? जयपुर, अजमेर और टोंक उप आर्द्र जलवायु में। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन।
जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ सीकर, गंगानगर हनुमानगढ़ सीकर ये आते हैं अर्धशुष्क जलवायु में। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ ये आते हैं कौन सी जलवायु में? आर्द्र जलवायु में। ठीक है। इसके अलावा कोटा, बारा और बूंदी ये आते हैं अति आर्द्र जलवायु में। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी ऑप्शन। कोपेन के अनुसार भी पूछा जा सकता है, तो सामान्य रूप से पूछा है क्वेश्चन। कोपेन के अनुसार भी पूछा जा सकता है, थॉर्नवेड के भी पूछा जा सकता है, या फिर ट्रिवार्था के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है, बताइए भाई, राजस्थान का पहला या प्रथम भालू अभ्यारण्य है कौन सा है? सुंदा माता। ये कहां पर है? राइट आंसर सी ऑप्शन, सुंदा माता। और ये कहां पर है? भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान प्रथम रोपवे सुंदा माता रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? सुंदा माता रोपवे। जबकि जो ताल छापर अभ्यारण्य है ये चूरू में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बंद बारेटा ये कहां पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है बंद बारेठा अभ्यारण्य। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बया पक्षी के लिए, बया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और जो कनक सागर है ये बूंदी में है और पक्षियों के विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है, पक्षियों के। आंसर हमारा यहाँ पर रहने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? बताइए क्या करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे चित्रागंध मौर्य। राइट आंसर ए ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका जो निर्माण है वे करवाया था चित्रागंध मौर्य ने, चित्रागंध मौर्य ने। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसका जो निर्माण है चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण वो किसने करवाया था? तो आपको ध्यान में रखना है फिर चित्रांग मौर्य। क्या ध्यान में रखना है? चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ का किला आप सभी जानते हैं, गंभीरी और बेड़च संगम पर स्थित किला है। गंभीरी और बेड़च के संगम पर स्थित किला है। ठीक है, और कौन से पठार पर है? पठार पर, मेसा के पठार पर स्थित किला है। इसके अलावा राजस्थान का गौरव क्या कहलाता है? ये राजस्थान का गौरव सभी दुर्गों का सिरमौर, सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है चित्तौड़गढ़ का किला। या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, क्वेश्चन बनकर आता है कई बार एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, और एकमात्र ऐसा किला जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, एकमात्र ऐसा किला जिसमें कृषि कार्य किया जाता है और सर्वाधिक साक्य के लिए प्रसिद्ध किला है, सर्वाधिक साक्य के लिए प्रसिद्ध, सर्वाधिक साक्य के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बीच में से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का गौरव या सभी दुर्गों का सिरमौर, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में क्या कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसा कथन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 11। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा कि निम्न कथनों को पढ़िए, सही कूट चुनिए। कथनों को पढ़िएगा पहले आप ध्यानपूर्वक, क्या करने वाले हैं।
हाँ तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर करने वाले हैं। क्या पूछा है कि विराटनगर जिसे बेराट के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन जोधपुर का एक शहर है, ये कथन यहाँ से गलत हो गया। ठीक है भाई, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से तो जाना जाता था, लेकिन जोधपुर का एक शहर है, कथन गलत है एक। ठीक है, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सही कूट चुनिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है केवल 2 सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। बेराट सभ्यता है, फिर मौर्य साम्राज्य का तो हिस्सा है, लेकिन कथन एक में क्या दिया गया है कि विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था और जोधपुर का एक शहर है, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा रहने वाला है बी ऑप्शन, केवल 2 सत्य है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। तो पिछवाइयों का तो कई बार करवा दिया है मैंने। पिछवाइयों का संबंध कहाँ से है, नाथ द्वारा राज संबंध से। पिछवाइयों का संबंध है नाथ द्वारा राज संबंध जिले से है, और पिछवाई में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन रहने वाला है। और पिछवाई किसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे रहते हैं उनमें उनकी बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है, उसे कहते हैं पिछवाई। ठीक है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। पिछवाइयों का कौन से जिले से है, नाथ द्वारा राज संबंध से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बताइए वल्य आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है ये वल्य नाम का आभूषण। क्या करने वाले हैं, वल्य आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर क्यों ना पहना जाता है ये वल्य आभूषण, हाथ में पहना जाता है, कहाँ पर हाथ में पहना जाता है। इसके अलावा हाथ में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, चूड़ी या फिर चूड़ा, कंगन, इसके अलावा कड़ा, इसके अलावा पाटला, और बताइए नोगरी, इसके अलावा गोकरू या फिर बंगड़ी, बंगड़ी भी पहनी जाती है, या फिर पूची या फिर पछेली या फिर गजरा या फूंदा, ये कहाँ के आभूषण है, या फिर हथपुल, ये पहने जाते हैं सारे आभूषण हाथ पर, ये सारे हाथ के आभूषण हैं। तो कोई भी आभूषण का नाम आपको वहां पर उठा कर दिया जा सकता है। जबकि गले में तो आप सभी जानते हैं पोत, हाकर, सरी, आड़, टुसदी, मादल या तिमणिया, इसके अलावा तुलसी, कंठी, कंठेश्वरी, कंठमाला, चंपा कली, चंदन हार या फिर मंगलसूत्र जैसे आभूषण पहने जाते हैं। सिर पर पहनी जाती है रखड़ी, बोला, मेमंद, टीका, टीकड़ा, मांग, शीश फूल, माथा पट्टी, ठीक है, या फिर गोफण, ये भी सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। कमर पर कड़कती पहनी जाती है, कंदोरा पहना जाता है, इसके अलावा सटका, इसके अलावा जंजीर या फिर तागड़ी और तकड़ी, ये आभूषण पहने जाते हैं कमर पर। तो कोई भी आभूषण का नाम आपको वहां पर उठा कर दिया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। चूरू में धर्म स्तूप को, क्या पूछा है, धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है, लाल घंटाघर, लाल घंटाघर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। ये जो निहाल टावर है ये राजस्थान के कौन से जिले में है, तो ये है धौलपुर में। कौन से जिले में, धौलपुर में। और विजय स्तंभ दे रखा है, तो ये आप सभी जानते हैं विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ जिले में। और बिरला मंदिर का जो घंटाघर है ये है जयपुर। ठीक है, तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जहां से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुमेलित करें, बताइए भाई, सुमेलित कर दीजिए। ऊन मंडी दी गई है आपको, इसके अलावा संगमरमर मंडी और राजस्थान का कानपुर या फिर गारमेंट सिटी। सुमेलित कर दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 को। ऊन की मंडी या फिर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है, बीकानेर में ऊन मंडी। और किशनगढ़ अजमेर, राजस्थान का कोटा और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। तो हमारा जो राइट आंसर है ऊन मंडी बीकानेर, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा संगमरमर मंडी किशनगढ़ एक, राजस्थान का कानपुर कोटा चौथा ऑप्शन और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है,
जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो भिवाड़ी। राजस्थान का मैनचेस्टर ये कहलाता है भीलवाड़ा, नोट कर लीजिएगा। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर ये कहलाता है भिवाड़ी, ठीक है। और राजस्थान का जो कानपुर है वो कहलाता है कोटा और राजस्थान का नागपुर ये कहलाता है झालावाड़, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सिख सेना को किसने पराजित किया? किसके द्वारा पराजित किया था? चार ऑप्शन है यहाँ पर। वो पराजित कुशाल सिंह ने, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन रहने वाला है। और जय दयाल और मेहराब खां, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि जय दयाल और मेहराब खां ने कहा की क्रांति का नेतृत्व किया? तो कोटा की क्रांति। कहा की क्रांति का? कोटा की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ पर पूछा है कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। राइट आंसर ए ऑप्शंस हितैषणी। कौन बताएगा ये जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी? देश हितैषणी सभा इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को। कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 ईस्वी को। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी सज्जन सिंह द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? उदयपुर। कहां पर? उदयपुर में इसकी स्थापना कर दी गई थी। किस उद्देश्य से स्थापना की गई थी? तो समाज सुधार के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो सज्जन सिंह है इनके द्वारा महा इंद्रजा सभा की स्थापना भी की गई थी। यहां से भी पूछा जा सकता है कि जो महा इंद्रजा सभा इसकी स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा कब की गई थी? 1880 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए भाई क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देख लीजिए इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है बिजोलिया, जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था इसका जो नेतृत्व है ये विजय सिंह पथिक के द्वारा बिल्कुल किया गया था, ठीक है। बूंदी जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व नैनराम शर्मा के द्वारा किया गया था, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और जो मेव आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व है वो किया था यासीन खान है। लेकिन बेगू जो आंदोलन दे रखा है यहाँ पर दे रखा है मदाराम वेद, बिल्कुल गलत। बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। तो यहाँ पर क्या पूछा है? गलत युग्म को चुनना है आपको, डी ऑप्शंस। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शंस, क्योंकि जो बेगू किसान आंदोलन है उसका जो नेतृत्व है वो किया गया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 कि जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? यहाँ पर आपको छतरियों के नाम दे दिए गए हैं। अब देख लीजिए इसमें से कौन सी छतरी जोधपुर में स्थित नहीं है। जसवंत थड़ा ये, ठीक है। जसवंत थड़ा ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा तो है जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा मामा भांजे की छतरी ये भी जोधपुर में स्थित है। और जो 8 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है? बांडोली सलूम्बर, ठीक है, बांडोली सलूम्बर जिले में। और किसकी छतरी है ये 8 खंभों की? महाराणा प्रताप की छतरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा प्रताप की कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी। कहाँ पर है? बांडोली सलूम्बर में, ठीक है। इसके अलावा जो मंडोर की छतरी ये भी जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है?
सी ऑप्शंस 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी है बांडोली सलूम्बर में, महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों वाली। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शंस। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? बताइए, अपनी पत्नी से प्रेरित होकर या अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना में दीक्षा ली। 4 ऑप्शन है, तो मल्लीनाथ जी। ठीक है, और मल्लीनाथ जी की है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? रूपा दे। और जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्षा की देवी। क्या कहा जाता है? वर्षा की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी पूछा जा सकता है, किसका है? तो मल्लीनाथ जी पशु मेला है। और ये कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। और चैत्र माह के महीने में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, लूणी नदी के किनारे पर स्थित मंदिर है, लूणी नदी के किनारे। और कुंडा जो पंथ है उसकी स्थापना की थी किसने? मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुंडा पंथ की स्थापना की मल्लीनाथ जी ने। और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे ये मल्लीनाथ जी। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर छप कर आ सकते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।